नहीं हमको, एक था 2001, ये था उसका। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इसका सही ये होगा 2001, क्योंकि भारत देश में मलिन बस्ती, मलिन का मतलब होता गंदे, मैले कुचैले, इन लोगों के विषय पहली जनगणना कब की गई थी? 2001 में। यही वो पूछना चाहता था। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग भी ना पढ़े रहे तो ध्यान नहीं दे पाए। क्या ये बताओ कि भारत देश की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराई, कितने साल पहले की बात। मलिन बस्ती इतना लेट में कैसे होगी? बहुत पहले हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई थी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किया गया। तो कारण क्या था कि अब एक प्रश्न है, सुन लो। एक व्यक्ति थे अमेरिका के, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इरविन सदरलैंड। उनका नाम था इरविन सदरलैंड, समाजशास्त्री थे फिलहाल ये। उनकी एक किताब थी प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक। उसमें उन्होंने कहा था, एक पॉइंट दिया था, उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण होता है मलिन बस्ती। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों की वजह से ही दुनिया में क्राइम होता है, अपराध होता है। तो आदमी तो खराब लगेगा। कोई आदमी, किसी आदमी के कह दिया जाए कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, या ये कह दिया जाए कि जनरल वर्ग के जो लोग हैं, जनरल वर्ग के, वो सभी के सभी बड़े समझदार होते हैं, तो नीचे वाले गुस्साएंगे नहीं। ये कहाँ लिखा गया है कि सारे के सारे जनरल समझदार होते हैं? सैकड़ों उदाहरण आदमी बताएगा कि एक हमारे यहाँ वो रहते हैं, उनसे नालायक, उनसे निकम्मा आदमी कोई नहीं है। बात समझे कि नहीं? और यही ये कह दिया जाए कि जो निम्न कोटि के आदमी होते हैं सब गंदे होते हैं, गलत बात है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? कभी किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात भारत देश रहा हो चाहे और कंट्री रही हो, बात बड़ी खराब लगी कि मलिन बस्तियां, मतलब गंदे लोग जहाँ रहेंगे वही अपराध होगा। अच्छा, जहाँ पे जैसे इंदौर है, बड़ा स्वच्छ स्थान है, क्या इंदौर में अपराध नहीं होता? आदमी तुरंत बोलेगा। सूरत में नहीं होता? नवी मुंबई जो बनाया गया, ये तो उसका क्रम है ना। सबसे ज्यादा स्वच्छ कौन है? इंदौर, उसके बाद है सूरत, ठीक, उसका क्रम है नवी मुंबई। अभी पूछा जाए टॉप जो 3 वाले हैं, भारत देश ने जो चार्ट जारी किया है, तो क्या है तीनों जगह कुछ नहीं होता? होता काहे नहीं है? तो बड़ा खराब लगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमीशन गठित किया था, और कमीशन के आधार पर उन्होंने कहा भाई पता करो ये सब क्या हो रहा है। ऐसे कोई लोग हमको कह के चले जाए, अच्छी बात नहीं है। बात समझे कि नहीं? लेकिन ये माना गया, जब एक कमीशन गठित किया गया तो कमीशन में, अच्छा एक पहले की पिक्चर देखे हो? पहली पिक्चर देखते हो जो 90-92 में आई थी, जब तुम्हारा, अरे कोई भी जिसमें बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हो, देखते हो ना? उसमें ज्यादातर एक चीज देखो, इंस्पायर होने वाली बात होती है। फिल्मों में कंडीशन ये होती है कि जो हमें अच्छा लगता है वो देखते हैं, बात समझे, और जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं देखते हैं। मतलब देखते तो हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं देखते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। पहले वाली जो मूवियाँ आती उसमें देखो, जितने भी, जैसे तुम्हारी भाषा में हमारी भाषा में कैसे गुंडे तो क्रिमिनल होते थे, वो कहाँ रहते थे? झोपड़पट्टी में। भाई कई पिक्चरों में दिखाया गया है कि उनको शूट कर दिए, उनको गोली मार दिए, अब उनको पुलिस ढूंढने कहाँ जाती थी? झोपड़पट्टी में। वो झोपड़पट्टी मिला करते थे, ठीक है। अब वो तो हीरो होता था, वो ढूंढ निकालेगा, समुद्र के नीचे से भी मारेगा, वो तो पिक्चर है। लेकिन ये संभव नहीं है। कभी किसी भी की पिक्चर देख लो, जैसे मान लीजिए जो जिनकी पिक्चर ज़्यादा एक्शन वाली आती थी, उसमें यही होता था कि जो क्राइम करने वाला होता था वो ऐसी जगह रहता था। कारण उसका क्या होगा, इस रिपोर्ट में लगा था। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे मुंबई है, ठीक है, मुंबई में एक कंडीशन है, जैसे मान लो अगर कोई आदमी अभी काम करे, सारा दिन में कितना पैसा मिलेगा? 400 रुपया, 500 रुपया मजदूरी। क्राइम, मलिन बस्ती में क्राइम होते हैं। उस रिपोर्ट में लगा था कि मलिन बस्तियों में क्राइम ज़्यादा होता है, ये सत्य है। लेकिन ये कहा जाए कि मलिन बस्तियों की वजह से ही क्राइम होता है, ये गलत है, ठीक। कारण ये हुआ कि जैसे मुंबई है, झोपड़पट्टी में कोई बच्चा काम करेगा 400 रुपया, वहीं उच्च वर्ग का आदमी आ जाए, किसी को फोटो दे दो, ये फोटो पकड़ो और इस आदमी को मार दो, तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। कारण ये है कि झोपड़पट्टी में ये जो मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती में रहने वाला एक गंदा आदमी, उसके पास विवेक दिमाग नहीं होता ज़्यादा। उसको ये लगा कि अगर इसको हम मार देंगे, बगल से जाएगा मार देंगे, ठीक है, तो क्राइम कर लेगा। और उसे 1 घंटे में का 10 मिनट मारने में 10 मिनट लगेगा, और 10 मिनट में कितना कमाएगा? 1 लाख रुपया। तो बड़े वर्ग के लोग इनसे अपराध कराते थे। एक चाहे ऐसा समझ लो, चाहे दूसरा, मुंबई की जो मलिन बस्ती रही, उसमें ये कहा गया कि वहाँ जो छोटे बच्चे रहे
उनसे गलत धंधे में उनको प्रवेश दिया गया। जैसे शराब है, किसी से कहा जाए ये एक बोतल मान लीजिए रखी है, उससे कहा जाए इसकी आकृति क्या है बोतल की, कह दिया जाए इसे ले जाओ, चौराहे पे एक आदमी खड़ा है, तुम्हें 1000 रुपये देंगे। छोटा सा बच्चा सोचेगा कितनी दूर है यार, 50 मीटर है, वो चला जाएगा। एक दिन वो बोतल देने गया तो उसे 1000 मिला। वही आदमी या कोई दूसरा आदमी मिलेगा तो 2000 देगा, तो थोड़े और आगे चले आओ, या इसी के बगल में कहो 4 बोतल, उसे ये नहीं मालूम है कि बोतल के अंदर क्या है। कंडीशन क्या हुई कि धीरे 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 वो पूरी तरीके से उसी गिरफ्त में आ जाता है। फिर उससे वो काम नहीं होगा कि लेबर अड्डा में चला जाए और 400 रुपया कोई दे तो सारा दिन मजदूरी करेगा। रिपोर्ट में ये लगा था 2001 में जब जनगणना हुई, रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मलिन बस्ती के कारण भारत देश में क्राइम तो होते हैं, लेकिन संपूर्ण क्राइम मलिन बस्ती के कारण नहीं है। इसको माना गया। बात समझ रहे नहीं? जब 1990 में डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी की, वर्ल्ड बैंक ने, तो उसी आधार पर जब गरीबी की बात कही गई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार मलिन बस्तियों की जनगणना करी। अब एक प्रश्न है, सुन लो, अगर पूछा जाए कभी कि भारत देश में मलिन बस्ती की जनगणना कब हुई थी? 2001 में। ठीक वैसे इसका एक कारण, जैसे मान लीजिए पॉवर्टी पढ़ रहे हो, पॉवर्टी में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में यही कहा गया था कि भोजन, वस्त्र और आवास। अब इसमें 3 चीज ये कहा गया था कि एक रेखा, एक मापदंड होगा रहने के लिए भी। ये नहीं कि तुम रहते अकेले हो और तुम्हें वीआईपी घर मिल जाए, नहीं। एक तुम्हारा जीविकोपार्जन के लिए, सिर्फ जीवन जीने के लिए 3 ही एलिमेंट्स, उसके तत्व को शामिल किया गया था। वस्त्र, भोजन, वस्त्र और मकान को या आवास को। ये जिसके पास नहीं होगा उसे गरीब माना जाएगा। एक ठीक। अब इससे पहले चले जाओ, ये 1990 में आया। ठीक, किसके परिप्रेक्ष्य में था? विकासशील देशों का। पूछा जाए किसके परिप्रेक्ष्य में डाटा चार्ट जारी किया गया था? विकासशील। चलो ये बात हो गई। इससे पहले पहली बार अगर देखा जाए विश्व में 1990 में 1905 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉरेंज। उनका नाम पूरा था मैक्स ओ लॉरेंज लिखते थे, मैक्स ओ लॉरेंज। ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे। ये कहा करते थे गरीबी मापने का एक मापदंड कहते थे सापेक्ष। ठीक, इसका क्या कहते थे? सापेक्ष गरीबी की बात करते थे। और सापेक्ष के अंतर्गत ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी देश को मापना हो, जैसे ये कहते थे भारत को चीन से, या बांग्लादेश को भारत से, बात समझ रहे, यूएसए को मान लीजिए कनाडा से, बात समझे नहीं। ये कहते थे किसी देश का देश के साथ, ठीक, फिर या किसी जाति का जाति के साथ, या किसी धर्म का धर्म के साथ, ये ऐसा रिलेट करते थे कि अगर तुम्हें हरदोई पता करना है यहाँ गरीबी का परसेंटेज क्या है, तो ये कहते थे कि जैसे उच्च वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए पंडित जी हैं, उनका ठाकुर साहब से कर दो, यादव जी का पंडित जी से कर दो, ठाकुर साहब का शेड्यूल्ड कास्ट से कर दो। इसमें से जिसके पास जो ज्यादा सबल होगा वो मान लिया जाएगा अमीर है, और जो सबल नहीं होगा वो मान लिया जाएगा गरीब है। ये 1905 में ये कहे गए। इनका नाम था मैक्सो लॉरेंज। उसके बाद थोड़े दिन के बाद ओरेडो गिनी हुए। ओरेडो गिनी 1912 की बात थी। इन्होंने मैक्स और लॉरेंज के द्वारा बनाए गए डायग्राम का समर्थन किया। इन्होंने कहा बिल्कुल किसी भी देश का जो मापदंड निकाला जाएगा पॉवर्टी का, बिल्कुल ऐसा सही है। बात समझे नहीं? क्योंकि जर्मन में एक देश है जर्मनी, जर्मन में वहां पे 2 जातियां होती है, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। दोनों जातियां वैसी हैं जैसे भारत देश में शिया और सुन्नी। बात समझ रहे नहीं कि एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते। अब अपने वर्ग में आ जाओ तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, या जनरल कोटा और एससी कोटा। 2 कंडीशन है, आदमी कहे कुछ भी। लेकिन भारत देश में ये कंडीशन है कि दोनों आदमी एक जगह नहीं बैठ पाते आज भी। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अम्बेडकर और गांधी को ले लो, चाहे वर्तमान में, साथ में बैठेंगे बात करेंगे। लेकिन अगर वो आदमी विच्छेद होते हैं, बहुत बता रहे थे अंग्रेजी अपने जमाने की, ऐसे बोला करते हैं, बड़े ज्ञानी हो गए हैं, बात को समझो। ऐसे वहां पर जर्मन में जातियों का जो वर्गीकरण किया गया था यहीं पर, एक यहाँ पे प्रोटेस्टेंट होते हैं, एक कैथोलिक। 2 के दोनों ईसाई हैं, लेकिन वो मानते हैं कि हम तुमसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े। एक आदमी तो कहता है कि धर्म ठीक नहीं है, धर्म के साथ रहे में, जैसे प्रोटेस्टेंट वाले हैं। प्रोटेस्टेंट वालों कहने का मतलब है धर्म की वजह से ही उच्च वर्ग का जन्म हुआ। और उसका उदाहरण ये देते हैं
कि जो बड़े लोग होते हैं धर्म के काम के लिए पैसा चंदा इकट्ठा करते हैं, उस चंदे को गरीब में खर्चा किया जाता है। तो डेवलपमेंट कौन किया? धर्म के माध्यम से। और ऐसे ये कैथोलिक वाले कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। धर्म जो होता है, एक समाजशास्त्र में एक स्टेटमेंट है, जो समाजशास्त्र में BA किए होंगे बच्चे, उसमें मार्क्स का एक स्टेटमेंट था। मार्क्स कहता था कि जो धर्म है वो जनता के लिए क्या होती है? अफीम। एक मार्क्स का स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स का। वो कहता था कि जो धर्म होता है वो जनता के लिए अफीम होती है। धर्म के गिरफ्त में अगर आदमी पड़ा तो उसकी मौत वैसे होती है जैसे अफीम खाने वाले की। अगर अफीम खाने वाले की लत लग गई अफीम खाने की, तो अफीम तो नहीं छोड़ेगा, अंत में उसे क्या मिलेगा? भगवान का दरबार। कुल मिला के मरना उसका तय है। उसने कहा कि धर्म में प्रवेश करने वाला इंसान कभी बैक नहीं कर पाता, उसमें जाने के बाद इतना ज्यादा मन जाता है कि वो निकल नहीं पाता। वहीं पर मैक्स वेबर कहा करता था कि ऐसी बात नहीं है, प्रोटेस्टेंट धर्म में सारे के सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, पादरी को देते हैं, पादरी शादी ब्याह करवाता है गरीब बच्चियों की, और मंदिर बनवाता है, गरीब लोग को अनुदान देता है, पैसा देता है। मार्क्स की थियरी से हम सहमत नहीं है। यही दो जर्मन में दो वैज्ञानिक हुए थे जिनको एक दूसरे की बात समझ में नहीं आई। कारण यही था कि मार्क्स पैदा हुआ एकदम गरीब, तो उसको अमीर आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। मैक्स वेबर पैदा हुआ बड़े घर में, वो जीवन भर बेचारा ये सही करता रहा कि सारे के सारे बड़े आदमी नालायक नहीं होते हैं, माना करो। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं माना। कार्ल मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी में कहा था कि अगर हमारा बस चले तो दुनिया से जितने पूंजीपति हैं सबका नाश कर दे। क्योंकि कारण ये है कि वही है ना, कभी किसी इंसान बड़े आदमी कभी किसी को मारते देख लो, कहानी ना सुनो किताब में, सही सही किसी इंसान को प्रताड़ित करते हुए देख लो, या अपने परिवार को देख लो कोई मार दे, कि कभी उस वर्ग से तुम्हें प्रेम नहीं होगा। भीमराव अम्बेडकर को कोई बड़े वर्ग से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा था कि जब लड़ाई करनी होती थी तो हमको आगे कर देते थे, चलो लड़ने के लिए। हम इतना मूर्ख आदमी रहते थे, हाफ पैंट पहने चले गए लड़ने। और जब यहाँ बैठने जो कैबिनेट की बात आई तो सब टोपीधारी, सब बड़े बड़े लोग। वो बात है कभी जो जी पिक्चरें बनी है, ये दुनिया भर की पिक्चरें तो देखते हो, गदर में जी दुनिया का ये सब किसी काम की नहीं है, 400 करोड़ कमा रहे हैं। कम से कम जो संविधान एक पिक्चर आई थी, एक आध और बनी है देश के ऊपर, उसमें देखो तो जो देखो रोल जिसने अदा किया उसको ना देखो, जो रोल अदा करके उस आदमी ने बोला है उसमें हमेशा दो ही बातें हुई है। जब भी भीमराव अम्बेडकर मिले हैं बापू से तो उन्होंने यही कहा है कि आप राष्ट्रपिता हो, जजमेंट करो, अरे बाप को सबको बराबर दो। तो उन्होंने कहा क्या दे सकते, मैं तो अनशन पर बैठा हूँ, कहीं तुम्हारे अनशन से क्या होगा बापू। जब लड़ने की बात आती है तो हमको आगे कर दिए, हमारे गए आदमी, और जब बंटवारे की बात आ गई अच्छी अच्छी सीट दे दी अपने बड़े बच्चों को। ये कहाँ का सही है? तो उन्होंने कहा तुम चाहते हो क्या? उन्होंने कहा हम जो चाहते हैं दे दो हमारे वर्ग को। कहीं नहीं देंगे क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो। तो कहने लगे अच्छा हम आपके पुत्र हैं। और इससे पहले जब 1909 का और 1919 का अधिवेशन आया, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पर सबके लिए वोट रिजर्व किया गया। 1909 में था ना, मुसलमानों के लिए वोट की बात कही गई। तो उन्होंने कहा ढाका में 6 में बात की गई, 19 में सबको दिया गया राइट। तो क्या अछूते खेल बचे हैं जिनको अलग सिलेक्शन नहीं लड़ाया जाएगा? कहना कुछ नहीं बोल सकते, कहीं आप मत बोलो, ये तो मैं राइट से लेके रहूंगा। अंत में जानते हो पूना पैक्ट हुआ था, सारे राइट्स देने पड़े गांधी जी को। पूना पैक्ट पड़े ना उसमें, ऐसा नहीं था। और उनको ये मालूम था कि मेरे मरने के बाद राइट्स कोई दिला नहीं पाएगा, क्योंकि मरने के लिए क्या कहते लड़ने के लिए हम लोग हैं। और वही हुआ भी है। आप उठाकर किसी धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन जब 2 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो बताओ कितने दलित लोग मिनिस्टर बनाए गए थे? एक आदमी। और उसके बाद जगजीवन राम, क्या कोई था नहीं? क्या नहीं बने? लेकिन ये अब वर्ग मतलब उस तरह की स्थिति देश में नहीं रह गई है। ठीक है, चलो। लेकिन जो बड़े बड़े लोग कह गए हैं, आदमी आदर्श देखो, कास्ट किसी कास्ट का व्यक्ति हो, लेकिन उसके द्वारा जो किया गया है उसको मानना चाहिए। और एक बात और जानो, महात्मा गांधी कोई नहीं बन सकता। 4 जूता खाने की पावर किसी इंसान के अंदर नहीं होती। बात तो बोल देता है कोई ऐसा आदमी, बताओ जिसको दिन भर मारो ना बोले। कभी देखे हो ऐसा आदमी? उसको मारते रहो। अरे जो मेरा पिता है, जो मेरा जन्मदाता है, जिसने मुझे जन्म दिया, 1-2 कनबोजा 1-2 कटाव मार दे, चलो ठीक है, माता जी लड़ बैठती हैं। लेकिन सारा दिन माने अरे ना देखो भाई, देखो दो नहीं, तो ये कौन सी बात है, रोज धमकाते रहते हो। मतलब जिसने हमें पाला पोसा उसकी बात नहीं सुनेंगे। किसी को अंडे चप्पल टमाटर से मारो फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़के निकाला करते हैं कमियों के अंदर। चलो लिखो,
क्या लिखे थे? पॉवर्टी कुछ लिख लो, फिर बताया इसके आगे लिख लो। गरीबी का अर्थ है, पहले डालो गरीबी, फिर उसके नीचे लिखो यहां से ऐसे, गरीबी का अर्थ है, डैश कर लेना, गरीबी का अर्थ है, आगे लिखो, वह स्थिति, गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को, गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को उसके जीवन की, उसके जीवन की निम्नतम, जीवन की निम्नतम आधारभूत जरूरतें, आधारभूत जरूरतें, आधारभूत मतलब जो जरूरी है, बेसिक चीजें जो हमें मिले, आधारभूत जरूरतें, कामा लगाओ, फिर आगे लिखो, भोजन वस्त्र, कामा लगाते हैं ना, भोजन वस्त्र मकान भी उपलब्ध नहीं हो पाते, भोजन वस्त्र एवं मकान उपलब्ध नहीं हो पाते, फिर पूर्ण विराम लगाओ, तो उसके आगे लिखो पूर्ण विराम लगा करके, मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता, आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता, तब उसे गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। तब उसे गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। बात समझे? मतलब गरीब का मतलब वही कि एक लिखे हो ना, आधारभूत, अर्थात जो बेसिक चीजें होती हैं। अब बेसिक में इससे बेसिक क्या होगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? कम से कम आदमी के लिए खाने के लिए भोजन तो नहीं, मर जाएगा, जिएगा नहीं, और उसके बाद शरीर तो ढकेगा ही, और उसके बाद कम से कम एक झोपड़ी तो होनी चाहिए जहाँ रहेगा। ये तीन चीजें जिसके पास नहीं होंगी वो गरीब माना जाएगा। बात समझ रहे हो? ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए व्यक्तियों के पास। इसमें से कोई ना कोई एक ऐसी चीज हो जो तुम्हारे पास ना हो, तो क्या कहा जाएगा? वो आदमी गरीब हो। ठीक, अब आगे लिखो पूर्ण विराम लगा के, विकासशील देशों के संबंध में, विकासशील देशों के संबंध में विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान, विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान विश्व बैंक द्वारा 1990 में, विश्व बैंक द्वारा 1990 में प्रकाशित वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में लगाया गया था। लगाया गया था। ठीक, अब नीचे लिखो अगली लाइन से, सैद्धांतिक रूप से, अगली लाइन से, हाँ, सैद्धांतिक रूप से गरीबी को, सैद्धांतिक रूप से गरीबी को, आगे लिखो, को मापने के लिए
सैद्धांतिक रूप से गरीबी को मापने के लिए दो प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। दो प्रतिमानों वेरिएबल, दो प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। तो सैद्धांतिक रूप से गरीबी को मापने के लिए दो प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। पहला लिखो नंबर 1 सापेक्ष गरीबी। पहला लिखो सापेक्ष गरीबी। ठीक, हाँ एक निरपेक्ष होती है। तो हेडिंग डालो सापेक्ष गरीबी, उसके आगे वो हेडिंग डालो, फिर दोनों स्टाइल लिख लो, सापेक्ष निरपेक्ष, फिर सापेक्ष डालो, सापेक्ष निर्धनता या गरीबी। सर जो सापेक्ष गरीबी होती है वो तुलनात्मक असमानता के कारण, तुलनात्मक असमानता के कारण, हाँ ये उसका एक फैक्ट है, इसमें तुलना की जाती है। वही तो मैंने बताया, किसी देश का देश से करेंगे, किसी जाति का जाति से, धर्म से धर्म का, तुलनात्मक इसमें विषमता पाई जाती है। उसका मापने का मापदंड यही है कि पहले तुलना की जाएगी। ठीक, चलो आगे लिखो। हाँ ऐसा ही एक लाइन में सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष निर्धनता, हेडिंग डालो चाहे सापेक्ष गरीबी डालो, उसके नीचे लिखो सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है या कितनी विषमता पाई जाती है। विभिन्न वर्गों के बीच कितनी विषमता पाई जाती है। ठीक, तुलनात्मक, ये समझ लो कि तुलना की जाए, मैंने बता तो दिए, किसी भी देश का, जाति का, वर्ग का, एक ही जगह में दो लोगों का, बात समझ रहे हो कि इसी में जैसे तुम ही लोग बैठे हो, अब इस मापदंड के अनुसार अगर मापा जाए, जैसे मान लीजिए सापेक्ष के बच्चे हैं बच्चियां हैं, दो ही लोग हो यहाँ पे, ये कहा जाए कि गरीब इसमें बच्चियां हैं ज्यादा या बच्चे हैं, तो क्या किया जाएगा, सापेक्ष गरीबी के अनुसार, गरीबी नहीं है सापेक्षता के अनुसार यहाँ क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी दोनों वर्ग में। ठीक, उसकी कंडीशन यही रखी जाएगी। तो तुलना करने के बाद जो ज्यादा पॉजिटिव पड़ेगा वो अमीर, जो माइनस में गया वो गरीब माना जाएगा। आगे लिखो, उसके आगे इतनी विषमता या पाई जाती है उसमें, आगे लिख लो। प्रायः इसे मापने की दो विधियां हैं। प्रायः इसे मापने की दो विधियां हैं। प्रायः इसे मापने की दो विधियां हैं। नंबर 1 लिखो लॉरेंज वक्र, हाँ लॉरेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक। प्रायः इसे मापने की दो विधियां हैं। नंबर 1 क्या है, लॉरेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक। ठीक, अब एक नोट में लिखो, गिनी नाम था उनका, ऐसे गिनी उनका नाम था, कोरेडो गिनी में लिखा है गिनी गुणांक। ठीक, नीचे लिखो एक नोट में एक स्टेटमेंट लिखो, लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा, लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज उनका नाम ही था, लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा 1905 में तथा फिर से सुन लो, लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा 1905 में तथा गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी
द्वारा 1912 में विकसित किया गया था। लॉरेंज वक्र को मैक्स और लॉरेंज द्वारा 1905 में, गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी द्वारा 1912 में विकसित किया गया था। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। पूछे जाते सापेक्ष जो गरीबी होती है इसके मापने, देखो गरीबी को मापने के कितने मापदंड, पॉवर्टी को मापने कितने मापदंड, दो, एक सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक, फिर उसके बाद आ जाओ सापेक्ष का, सापेक्ष को मापने कितने मापदंड, दो, कौन कौन से, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। ठीक, दो थे। गिनी गुणांक का जन्म इटली में हुआ था, अगर मान लो कभी पूछा जाए, बात समझ रहे हो, और अगर मान लीजिए कभी आता है तो, और लॉरेंज वक्र स्वीडन के रहने वाले थे, यूएसए चले गए थे बाद में। तो अगर एक पूछा जाए, जैसे कि अभी एक बीएड का एग्जाम हुआ था, तो बीएड के एग्जाम में जो भी दिमाग रहा हो, जिस बोर्ड ने पेपर बनाया हो, उसने पूछा था जॉन स्टुअर्ट माइल्स किस देश का निवासी था। बात समझ रहे हो, मतलब बीएड का पेपर कोई ऐसा एग्जाम नहीं था जिससे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसने जो पूछने का प्रयास किया बड़ा गंदा पूछा। इतना टफ पेपर नहीं पूछा जाता, क्योंकि अगर मानो अर्थशास्त्र के जनक यूनाइटेड किंगडम के एडम स्मिथ रहे, यही पढ़े हो ना, एडम स्मिथ। ठीक, उसके बाद एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को नाम दिया, बहुत ज्यादा मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन कायदे से नहीं कर पाए। फिर उसके बाद पैदा हुए डेविड रिकार्डो, बताए थे तुमको, है ना, रिकार्डो, डेविड रिकार्डो ने कायदे से इकोनॉमिक्स को सही तरीके से बताया कि इसमें ये चीज पाई जाती है, लेकिन उसको सीक्वेंस से नहीं रख पाए डेविड रिकार्डो। जैसे कि मान लो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र है, कोई गिनती हो, कह दिया जाए किसी भी संख्या में 100, मतलब गिनती में 100 शब्द होंगे, 99, 98, ये कंडीशन किसकी रही, इस तरह कोई लिखे थे, एडम स्मिथ की। उसके बाद डेविड रिकार्डो आए, जिसको थोड़ा सा क्रम से बैठाने की कोशिश किए, लेकिन संख्याएं सही नहीं कर पाए कि पहले 1 लिखा जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये काम किसने किया था, जॉन स्टुअर्ट माइल्स ने। वो तीसरे व्यक्ति थे। तो जॉन स्टुअर्ट माइल्स का नाम था क्या नाम, जॉन स्टुअर्ट माइल्स। तो ये पूछा गया था कि जॉन स्टुअर्ट माइल्स किस देश का निवासी था, कहाँ का होगा, यूनाइटेड ब्रिटेन का था। कारण ये है कि अगर कोई हरदोई की कहानी लिखेगा तो उसको पूरा भी हरदोई का आदमी ही करेगा, क्योंकि बाहर का आदमी आएगा तो समझ नहीं पाएगा पहली चीज यहाँ की कि कौन सी चीजें कैसे चलती हैं। तो ये तो लॉजिक लगाने वाली बात थी। अगर एडम स्मिथ वहाँ का था तो डेविड रिकार्डो भी वहीं का रहा होगा, उसके बाद जॉन स्टुअर्ट माइल्स भी वहीं का था। ये पूछा था उसने, तो पता नहीं क्या सोच करके बनाया था पेपर, किसी ने भी बनाया रहा होगा, बड़ा टफ पेपर था। ये पूछ लिया। वैसे मैंने ये बताया कि पूछा जाए सापेक्ष गरीबी के 2 मापदंड, गिनी गुणांक का नीचे पूछा जाए, नीचे लिख दिया जाए, गिनी गुणांक को विकसित करने का कार्य कोरेडो गिनी ने किया था। कोरेडो गिनी किस देश के निवासी थे, कहाँ के थे, इटली के। ये तो कह रहे हैं लॉरेंज वक्र थे वहाँ पे। कोरेडो गिनी कहाँ के निवासी थे, इटली के। इनके नाम से थोड़ा सा देखा करो, देश का अलग अलग नाम है, क्योंकि अगर बीएड में पूछा है, बीएड में एक प्रश्न और कोई आया था, बता रहे थे हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ना होकर के मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। पेपर देखे थे, बीएड की इंटर से पूछा गया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ना होकर क्या है, राजनीतिक प्राणी है। इसको स्टेटमेंट तो किसने दिया था, अरस्तु ने ही दिया था उसको भी। तो कहता था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन उसकी पूरी कहानी किस पर डिपेंड है, राजनीति पर, क्योंकि राजनीति पैदा होता तभी चालू हो जाती है जिस एटमॉस्फेयर में जन्म लेता है। लेकिन ये टफ पेपर भी, ये सब स्टेटमेंट, वैसे जैसे मैंने बताया एक याद कर लेना कि धर्म जो होता है, धर्म जनता के लिए किसका काम करती है, अफीम का। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में, धर्म जनता के लिए अफीम है। ये स्टेटमेंट किसका था, इसका था कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम है। अगर मान लो कभी पूछा जाए, ये मिलेंगे तुमको, और ज़्यादातर ये मिलेगा कहाँ जानते हो, तो सीसाइड का पेपर दोगे तो कभी कभी ये उल्टे सीधे प्रश्न उसमें तुम्हें मिल जाएंगे जो नहीं कर पाओगे। कभी पेपर उठा करके देखो तो चीज उसमें पूछा गया था, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी, 2019 का पेपर है क्या पीसीएस, उसमें आया है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी, और पॉवर्टी ऑफ कल्चर किताब किसने लिखी। 2 प्रश्न आए थे उसमें, और वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं इसी साइड में,
तो धर्म जनता के लिए कार्ल मार्क्स कहता था, उसकी डेफिनेशन बताए। आगे लिखो, इसमें ये पूरा हो गया तुम्हारा, ठीक है। सापेक्ष का, अब आगे है डालो निरपेक्ष गरीबी या निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता, जो आदमी, हेडिंग डाल लो, जिस वर्ग का होता है तैयारी करने वाला, अगर मैथमेटिक्स का आदमी है तो सारे फार्मूले मैथमेटिक्स के अनुसार लगाता है। बायोलॉजी पढ़ने वाला आदमी अगर उसे कॉस्मस की बात करो, क्या समझ रहे हो? कॉस्मस माने जानते हो क्या होता है? ब्रह्मांड। अगर कॉस्मस की बात करेगा तो पूरी लॉजिक लगाएगा अपनी, वही ज्योग्राफी वाली, ऐसे वैसे। और अगर मैथमेटिक्स वाला पहुंचेगा तो दूसरी कहानी बताएगा, और फिजिक्स वाला पहुंचेगा तो दूसरी। कुल मिलाकर के अध्ययन किसका है? ब्रह्मांड का ही। तीनों लोग किए हैं अध्ययन, ऐसा नहीं है भाई। ब्रह्मांड कहा जाता है कि ब्रह्मांड एक ऐसा पार्ट है मनुष्य के जीवन में जिसमें कई साइंस काम करते हैं, ज्योग्राफी, फिजिक्स और मैथ, तीनों। कहीं भी लॉजिक लगा लो। अबे देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ते हो? साइंस होती है, एक एसटी नहीं होता तुम्हारे में पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मेन से जब लिखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले तो एक साइंस देगा कहानी, अब एक होगा टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी में सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब साइंस के छोटे छोटे पार्ट। यहाँ पे तो कोई स्पेशली साइंस होगी, यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, उसका ज्योग्राफी का जो मैथमेटिक्स का सेगमेंट होगा उसमें इसी में ऐड हो जाएगा, इसीलिए बड़ा टफ हो जाता है। जैसे ये न्यूक्लियर पावर वाले होते हैं ना, इसके विषय में उल्लेख करने के लिए पूछता है ना, जब चंद्रयान गया है भारत देश से, इसी में प्रश्न बन जाए, विक्रम लैंडर किससे बनाया गया, कितने पार्ट लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी साइंस लगेगी उसमें, क्योंकि उसमें स्पेशली मैथ अकेले का प्रयोग नहीं हुआ है, ना तो फिजिक्स अकेले लगी है, क्योंकि बायोलॉजिकल चीजें भी देखी गई हैं। बायोलॉजिकल मतलब समझ रहे हैं ना, भौगोलिक रूप से कैसे जाएगा, कैसे क्या करेगा, फ्यूल लगता है ना उसमें, रॉकेट में जब जाएगा तो सीधी सी बात है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सारी चीजें, अरे सिविल में यही तो काम है। सिविल में मतलब यही होता है, अगर पूछा जाए कि सिविल में इतनी किताब पढ़ने का मतलब है, तो डीपी अग्रवाल चेयरमैन रहे संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने एक बात बताई थी कि 2010 की बात है। उन्होंने कहा कि सिविल में इतने सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जो इंसान जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ता है उसका दिमाग उतना तेज काम करता है। इसीलिए तुमको इतनी ज़्यादा किताबें हम पढ़वा देते हैं कि तुम्हारा दिमाग जो है तेज काम करे, क्योंकि वहाँ पे बैठ के तुम्हें हाथ नहीं जोतना है, हलवा नहीं चलाना है, वहाँ तुम्हारे दिमाग की बात है। यहीं आप बैठे हो, यही कलेक्ट्रेट ऑफिस हो जाए, एसडीएम ऑफिस हो, बात कांवरिया वाले जा रहे हैं, कौन सा दिन है? मंडे है, सोमवार है, कल जल चढ़ी होगी भगवान भोलेनाथ की, मन जल चढ़ाया जाएगा, सोमवार दोनों उनका दिन है, मान लीजिए आज भी जाए, कल कुछ लोग करते हैं, ठीक। अब ये दो, अब यहीं पर मान लीजिए कोई मुहर्रम का हिसाब किताब आ जाए, जैसे आप तारीख कितनी है? 21, कल कितनी तारीख है? 22। कल जो जैन धर्म के 22वें गुरु थे, उनका नाम था नेमिनाथ, कल उनका जन्मदिन है। तो आप लोगों के यहाँ हरदोई में तो जैन ज़्यादा है नहीं, लेकिन जैन जहाँ होते, अगर वो लोग निकल जाएं इधर से तो इधर डीजे बजाते जा रहे हो कांवरिया वाले, वो आ जाएं। अब उनमें जैनियों में कुछ नियम हैं, बात समझा करो, कि जैसे कि कुछ लोग नग्न अवस्था में रहा करते हैं, तो साधारण इंसान नहीं निकल सकता उधर से, अलाउंस करता है। देखिए वो उनका मानना है, लेकिन हमारे यहाँ का जो कलेक्ट्रेट होगा, जो यहाँ का पावरफुल प्रशासनिक अधिकारी होगा, वो हमारी सभ्यताओं संस्कृतियों के अनुसार कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता, उसको बैन करेगा। बैन करने के लिए अब बताओ, लोग कहीं जब हमको भगवान को जल चढ़ाने जाना है, अब कलेक्टर साहब ये कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर साहब का या किसी भी पदाधिकारी का कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दोनों वर्ग जो हैं आराम से अपना अपना काम कर ले। ये करेगा कौन? जिसके पास दिमाग होगा वही करेगा ना। बुलाएगा किसी को, टाइम देखेगा, उनको कितने बजे जाना है, उनको कितने बजे जाना है, एक को रोकेगा, एक को निकालेगा। जैसे इनको लगेगा जैनियों की इनका टाइम हो गया, जैसे मैंने 1:30 बजा है, इनको 2:15 बजे पूजा करें, इनको पहले निकालो। भाई साहब तुमको कब जाना है? पर सवेरे जल चढ़ाना है, 1 घंटा अपने डीजे किनारे लगाओ, तो बाद में चले जाना। नहीं मानोगे, कैसे नहीं मानोगे? सीधे नहीं मानोगे, टेढ़े मानोगे, मनवा तो लेगा ही हो, क्योंकि इतनी पावर तो उसके पास होती ही है।
बात समझ रहे कि नहीं? उसे कहना है एक बार तो ये अच्छा, जिसके पास दिमाग होगा वही तो करेगा। नहीं कोई हिंदू वर्ग को मानने वाला ज्यादा आदमी हो, जाने दो इसको, कहे जाने दोगे भाई जैन धर्म का आदमी आदमी नहीं है क्या? उसका कोई वर्ग नहीं, बिल्कुल है। उसके धर्म में लिखा है ना कि या तो पीला वस्त्र पहन के चले या तो विधा कपड़े के, उसके आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, वो आपको नहीं जाना। इसीलिए देखो जब वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो बैरियर लगा दिए जाते हैं चारों तरफ, तो जब निकला करते हैं तो उसमें महिलाओं का, बच्चों का, इन लोगों का प्रवेश वर्जित होता है, आप नहीं जा सकते। जबकि भारतीय संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, हमारी नियमावली या हमारी परंपरा कहती है कि वहाँ हम ना जाए। वो जब चले जाते हैं अपना काम कर लेते हैं तब उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं। चलिए अब क्या लिखे उसमें? निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी के दो मापदंड होते हैं मापने के, उसमें सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि एक दूसरे वर्ग में कितनी विषमता पाई जाती है। बात समझ रहे हो? और इसका जन्म किसने दिया? लॉरेन बक्र ने। थोड़े समय के बाद 7 साल के बाद गिनी गुलाम ने भी उसका समर्थन किया। इसीलिए कहा गया कि सापेक्ष गरीबी को मापने के दो मापदंड, ठीक? क्या हुआ? लॉरेन बक्र और गिनी गुलाम। अब निरपेक्ष गरीबी, ठीक? निरपेक्ष गरीबी लिखो। अब कारण ये हुआ कि 1945 तक, अर्थात 1905 से लेकर 1945 यहाँ तक पूरी दुनिया को एक ही मापदंड से मापा गया। कौन से मापदंड से? सापेक्ष से, ठीक? क्या ये भी तो सकता है कि मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं तो वो तो गरीब माने जाएंगे ना, वो तो गरीब माने ही जाएंगे। लेकिन अब उसके अंदर ज्यादा चले जाओ, जैसे कैलोरी की बात की जाए कि जहाँ की शरीर को कितना चाहिए, फिर वो सापेक्ष में नहीं आएगा क्योंकि अलग हो जाएगा फिर। क्योंकि ये कहा करते थे किसी वर्ग को किसी वर्ग से तुलना करा दो, उसकी विषमता, उसकी इक्वलिटी नहीं नजर आनी चाहिए, जो लॉरेन बक्र कहा करता था। तो मैंने कहा कि 1905 से लेकर 45 तक यही कंडीशन रही। उसके बाद एक व्यक्ति पैदा हुए थे जिनका नाम था आर बायर्ड। आर बायर्ड पहला व्यक्ति था। इसने एक बात बोली थी कि क्या पूरी एक ही दुनिया में सारी की सारी गरीबी एक ही मापदंड से मापी जा सकती है? खंडन किया इसने। आर बायर्ड को ज्यादा जानने की कोशिश करोगे तो FAO, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कृषि क्या कहेंगे इसको, खाद्य कृषि एवं संगठन, ठीक? इसका पहला डायरेक्टर हुआ था आर बायर्ड। आर बायर्ड ने कहा था कि दुनिया में सापेक्ष के अनुसार ही गरीबी नहीं मापी जा सकती। इसने कॉन्सेप्ट दिया। थोड़े दिन के बाद इसमें एक लेख आया, इसने लेख में लिखा था कि गरीबी के मापने के भी दो कॉन्सेप्ट होने चाहिए, एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। तो तुमसे पूछा जाए कि निरपेक्ष शब्द का जन्म किसने दिया था? आर बायर्ड ने। और सापेक्ष का किसने दिया था? लॉरेन बक्र ने। समर्थक उसका अनुमोदन किसने किया है, प्रूव किसने किया? गिनी गुलाम ने। बात समझे कि नहीं? यही है उसका। 1905 में पहला कॉन्सेप्ट सापेक्ष का आया, उसके बाद 1912 में उसको अप्रूव कर दिया गिनी गुलाम ने, 2 हो गया। मैंने कहा गया कि जैसे सापेक्ष है, सापेक्ष का पहला कॉन्सेप्ट 1905 में मैक्स और लॉरेंज के द्वारा दिया गया। मैक्स और लॉरेंज कहा करता था कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग से इक्वलिटी मिला लो, जो भी अंतर आ जाएगा, जो नीचे पड़ गया वो गरीब, जो ऊपर निकल गया वो अमीर, ठीक? इसने जो कहा कि सही है गलत है, 1912 में गिनी गुलाम ने कहा बिल्कुल सही बात है। इसने कहा, बात समझ रहे हो? दोनों लोगों ने मान लिया कि मापने का दुनिया में एक ही मापदंड है, कौन सा? सापेक्ष। ये कहानी बहुत दिन तक चली। 1945 में जब इसका क्या होगा, इसका खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक? पहले मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। 1945 जब इसका पहला डायरेक्टर बन के आया आर बायर्ड, तो आर बायर्ड ने पहला कॉन्सेप्ट निकाला कि किसी भी देश की गरीबी को एक ही तराजू से नहीं तोला जा सकता। और उसके बाद उसने दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम क्या दिया था इसने? निरपेक्ष। और निरपेक्ष जो पूछा गया कि भैया निरपेक्ष कहोगे किसको? इसने कहा था कि किसी वर्ग को किसी वर्ग से नहीं जोड़ा जाता, एक प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शरीर में कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता है। गरीब इस तरह होता है, एक परिवार में भी कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। उसने कहा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, जैसे वर्तमान में समझ लो,
गांव का कोई भी व्यक्ति हो 2400 कैलोरी उसे अडॉप्ट करेगा। कि गांव का आदमी तो मेहनती आदमी खेती किसानी करेगा, अब उसको अगर ये फुल्की वाली 4 थी रोटी और सब्जी खिलाओगे तो हाथ पाएगा नहीं, तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। वहीं उसका लड़का है तो उसी के परिवार का, उसका लड़का मान लीजिए किसी विभाग में बाबू है, खा के घर से गया दबा करके, टिफिन भी ले गया तो खाया, तो वो तो पूरी तरह से कायदे चौड़ी आ गया ना वहां बैठ के, तो वो गरीब कहाँ हुआ? उसका बाप गरीब हुआ ना। कहने का मतलब एक शरीर में जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, अगर उतने कैलोरी उसे उतने एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे तो आदमी क्या माना जाएगा? गरीब। क्यों? क्योंकि एक बात और, भारत में गरीबी का चार्ट जारी करता है नीति आयोग। दुनिया में गरीबी का जो एक चार्ट डाटा कैलोरी वाला जारी करता है उसे कहा जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। बात समझे कि नहीं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई जारी करनी? खाद्य एवं कृषि संगठन की। तब उसने इसकी डेफिनेशन दी। ये पूछा गया है कि निरपेक्ष गरीबी भारत देश में कौन सा मापदंड है निरपेक्ष का? यहाँ कहाँ पे पंडित जी और तिवारी जी और शुक्ल जी से कहाँ इक्वलिटी होती है? यहाँ सीधा सीधा कैलोरी माना जाता है। यहाँ कभी सुने हो कि गरीबी का चार्ट नीति आयोग जारी कर दे कि पंडित जी बड़े हैं और नीचे वाले छोटे हैं, नीचे वाले बड़े हैं, पंडित जी गरीब हैं? ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि इस राज्य में कुपोषण के कारण ऐसा हुआ, बाढ़ आने के कारण ऐसा हुआ, खेती नष्ट हो गई, बराबर मात्रा में उन्हें भोजन नहीं मिला, ऐसे इसी कंडीशन के कारण बिहार अंतिम में और केरल पहले स्थान पर। पूरा चार्ट आता है कैलोरी। और ये भी कहा गया गांव में ग्रामीण स्तर पर रहने वाले के लिए कितनी कैलोरी? 2400, और शहर में रहने वाले के लिए 2100। क्योंकि शहर का आदमी जो है उतनी मेहनत नहीं करता जितना गांव का आदमी करता है। तो कैलोरी के हिसाब से अगर मापदंड डिसाइड किया जाएगा तो क्या माना जाएगा? निरपेक्ष का। और एक प्रश्न है कि यूरोपीय कंट्री में गरीबी का मापदंड क्या है? सापेक्ष। और भारत में कौन सा मापदंड है? निरपेक्ष। वैसे समझे, ये प्रश्न पूछा गया कि भारत में गरीबी का कौन सा मापदंड अपनाया गया है? निरपेक्ष। और भारत में गरीबी का चार्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग, योजना आयोग। और विश्व में कौन जारी करेगा? कौन जारी करेगा? या फिर जब मैगजीन खरीदा करो ना, तो जब कोई चार्ट अगर देखो लिखा रहता है भारत सरकार के उद्योग वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, नीचे लिखा रहता है। कभी कभी हम लोग वो चीज़ नहीं पढ़ते तो कभी पूछता है कि हाल ही में ये सूचकांक के इंडेक्स जारी किया गया या सूचकांक की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, बस समझ नहीं पाते। वही नीचे लिखा रहता है जो बॉक्स बना रहता है, कभी देखना। चलो निरपेक्ष में लिखो, निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय, निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। प्रोग्राम लगाओ, फिर आगे लिखो। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि यह
एक निश्चित मापदंड के आधार पर हम यह तय करते मापदंड के आधार पर तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और इन्हीं आधारों पर हम उन्हें गरीब कहते हैं। कहने का मतलब प्रोग्राम लगाओ बस। कहने का मतलब एक निश्चित मापदंड होता है। एक लाइन लिखी गई, ये लिखा गया जब निरपेक्ष गरीबी का चार्ट जारी हुआ कि एक निश्चित उसका एक मापदंड होता है और उस मापदंड को हम लोग कहते क्या हैं? कैलोरी। वो जो चार्ट आया उसमें कहा गया, कैलोरी नाम नहीं दिया गया। मान लीजिए किसी देश में, मान लीजिए आर्टबायर ने कहा किसी के देश में कैलोरी नहीं कुछ और यूज किया जाए उस शब्द को, उन्होंने कहा कि एक निश्चित एक मापदंड होगा, एक आधार रखा जाएगा कि इसके नीचे जो पैरामीटर के नीचे आएगा आदमी वो गरीब, जो बराबर होगा वो अमीर। यही एक निश्चित मापदंड, एक वर्ड लिखा गया और उस वर्ड को बाद में भारत देश में किस तरह यूटिलाइज किया गया? कैलोरी के आधार पर। बात समझे कि नहीं? कैलोरी ही मापदंड माना गया उसका। सभी जानते हो कि जितने भी फल होते हैं उसमें 315 कैलोरी के आसपास, एक केला जो होता है 315 के आसपास कैलोरी पाया जाता है। फल इतना फैटी होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा क्या होता है केला में? वसा। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम पाया जाता है। कहा जाए कि अगर एक गिलास दूध हो आदमी की जिसमें आधा लीटर बोला जाता है, 1 लीटर नहीं, आधा लीटर दूध के साथ 6 केला खाता है आदमी, जो मान लिया जाता है कि उसकी एक डाइट पूरी हो जाती है कैलोरी के मापदंड के अनुसार। बात समझे? बहुत बड़े जो छोटे लोग हैं, जैसे हम लोग हैं अपने परिवार वाले, यहाँ तो संभव नहीं है सबके लिए। बड़े बड़े लोगों के यहाँ जो होते हैं व्यक्ति वो खाना बहुत कम खाते हैं, सबसे ज़्यादा ड्राई फूड वाले होते हैं। कहो तो अरे टीचर भी ऐसे बहुत हैं कि बैग में लेकर के जाया करते हैं। हमारे साथ कई टीचर ऐसे हैं, उनके सेब, केला और ये जो हो गया बादाम, मुनक्का, ये सब रखे रहते हैं और खाना अगर खाते थे शाम को। कारण क्या है? न्यूनतम वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन किया गया उसमें कहा भी गया है कि ज़्यादा खाना खाने वाले की उम्र जो होती है धीरे धीरे कम हो जाती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो चावल खाने वाले हैं वो अपने आप बेकार हो जाते हैं। मतलब एज का प्रभाव, खाने पर ज़्यादा डिपेंड होने वाले व्यक्ति का एज का प्रभाव दिखाई पड़ता है। गांव का आदमी, किसान जो होता है वो सीधा साधा, बस वैसे समझ लो, न मोटा न तगड़ा, वैसे तुमको पहले दिखेगा, मरने से पहले तक भी वैसे दिखेगा। बात समझे? कभी उसको कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है? उससे ज़्यादा पेय पदार्थ, नशा की चीज़ कोई यूज नहीं करता। हालांकि किसान हमारे देश का देवता होता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम भी एक किसान परिवार से हैं। परिवार के लोगों को देखा गया है कि जो पेय पदार्थ होते हैं उसका सेवन करते हैं, अरे गिर नहीं पड़ते हैं कि पड़े रहें, लेकिन उसका सेवन ज़्यादा करते हैं फिर भी उनको कोई बीमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि किसी भी जो सेलिब्रिटी होते हैं, अगर वो सारी रात तक शराब पीते हैं, सवेरे जाके जिम करते हैं। बात समझो? इसलिए कि उनके शरीर की पंपिंग जबरदस्त हो, उनके शरीर से एनर्जी की ज़्यादा निकले कि वो जो उनकी लीवर है, जो उनकी आंत है, उस पर इफेक्ट न करे। और एक किसान है, तुम तो गए जिम करने 7 घंटा, 3.5 घंटा सवेरे, 3.5 घंटा शाम, ठीक कर लिए, इतना तो कोई करता भी नहीं है। फिलहाल सलमान खान साहब करते हैं, उनके स्टेटमेंट में था कि 7 घंटा जिम करते हैं हम। लेकिन एक किसान हमारे गांव का सुबह 8 बजे, एक मिनट सुनो, बात बतिया लेना, 8 बजे कभी किसान को देखो अगर बैल लेकर खेत में चला गया, तो जिस तरह का यह मौसम है कि एकदम सूर्य की लंबवत रेखा उसके सर पर ना पड़े, सारा दिन बहुत खेत की जुताई करे, सारा दिन। अब उसकी कौन बीमारी होगी? उसको थोड़ी ना अपने शरीर से शराब कार के निकालना है, उसका इतना अर्घ तो 1 घंटा में निकल जाता है। उसकी शरीर पर देखो कभी मांस नहीं चढ़ती, लेकिन मरता ना, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, भगवान न करे किसी को हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिससे वो ज़्यादा पीड़ित हो। कुछ चीज़ें होती हैं अपनी आंखों से देखा करो। तो वैज्ञानिक लिखते हैं कभी वो तीसरी दुनिया के आदमी नहीं है,
बात समझे? हमारे आपके साथ रहते इसी में कोई ना कोई अध्ययन कर लेता है, उसी को छपवा देता है आर्टिकल में, 4 जगह उसको क्या कहते हैं, उसको सही साबित कर देता है, उदाहरण दे देता है, तो हो जाता है वैज्ञानिक। जो ये PhD करते हैं, एक रिसर्च प्रपोजल मिलता है, करते क्या आ जाए, यही करते हैं। और क्या अब जो मार्क्स कहेंगे, मैक्सिमम कहेंगे, कहा कहिए इनके साथ आज गलत हुआ, तो इन्होंने कहा बड़े आदमी गलत होते हैं, उसने कहा गलत तो नहीं होते हैं। ये मतलब एक बात है। अब आप लोग भी गांव घर के आदमी देखो, वहाँ दादा उदा होंगे, कुछ लोग देखो पतले, मतलब दुबले पतले होते हैं, पेट वोट एकदम अंदर होता है, और देखो सारा दिन कहो काम करते रहे। एक बीमारी उनको होती है जो WHO ने कहा था, उनका तो धूम्रपान करने का जो अवस्था होता है अच्छे कोटि का नहीं होता है, इसीलिए अंत के समय में 70% होने के बाद खांसी आने लगती है, TB जैसी बीमारी होने की संभावना उनके पास ज्यादा होती है। मतलब उन्होंने कहा था कि धूम्रपान जो उनका होता है उसी खांसी आती है, इसलिए लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तभी उनका लीवर और किडनी नहीं फेल हो सकता। उसका मेन कारण क्या है, उनका चलना। वो जितना चलते हैं, इतना वर्किंग करते हैं कि लॉर्ड मैकाले की थ्योरी छोड़ो, फिल्ट्रेशन उतना खुद ही फिल्टर हो जाते हैं, कोई यही क्या बताएगा उनको। ठीक, चलो आगे लिखो, क्या लिखे हो? अच्छा ये अब एक स्टेटमेंट लिखो, निर्धनता की माप, स्टेटमेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। निर्धनता की माप के लिए, निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का, निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग, निर्धनता की माप का निरपेक्ष, निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? FAO, ब्रैकेट में लिखो FAO, फिर आगे लिखो के प्रथम महानिदेशक, फिर से बोल दें, बोल पूछ लिया करो, तो पेपर पर तो होने वाला नहीं है कि पूछा जाओगे, पूछ लिया करो। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके बाद से इंग्लिश में लिखा जाता है ब्रैकेट FAO के प्रथम महानिदेशक आर वायर्ड लिखा करते थे, हिंदी में लिखोगे तो ऐसे आर वायर्ड द्वारा 1945 में दिया गया था। प्रयोग क्या लिखे? सर्वप्रथम प्रयोग, दिया नहीं किया गया था ना, स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा फिर। के FAO के प्रथम महानिदेशक आर वायर्ड द्वारा किया गया, क्या किया? दिया गया था ना, किया गया था। स्टेटमेंट पढ़ो, देखो बन रहा है, प्रथम निदेशक द्वारा किया गया था। हाँ ठीक, चलो अब सुनो, एक उसको मिला, स्टेटमेंट तो मिला ही गया। निरपेक्ष का पढ़ लिए, लॉरेंस बकर, दो और दूसरे आदमी कौन हुए? गिनी, ठीक, टोरेडो गिनी नाम रहा इनका, और मैक्सो लॉरेंस। निरपेक्ष के अकेले व्यक्ति रहे, इनका क्या नाम रहा? आर वायर्ड, ठीक। ये भारत देश में अपनाया जाता है। अब नीचे चाहे लिख लो एक लाइन में, पहले एक हेडिंग डालते हैं, भारत में निर्धनता या भारत में गरीबी। भारत में निर्धनता, अच्छा लिख लो भारत में गरीबी, लिख लो। नीचे लिखो हेडिंग डालने के बाद लिखो भारत में निर्धनता की माप, हेडिंग पड़ेगी भारत में निर्धनता, तो इसके नीचे लिखा जाएगा भारत में निर्धनता की माप के लिए भारत में निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग, निरपेक्ष प्रतिमान के नीचे अंडरलाइन कर देना। फिर से, भारत में निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है।
निरपेक्ष प्रतिमान के नीचे अंडरलाइन। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में गरीबी का कौन सा मापदंड अपनाया गया है, सापेक्ष या निरपेक्ष। ठीक, एक ऑप्शन उसमें ऐसे आया था, सापेक्ष निरपेक्ष दोनों, या कोई नहीं इसमें से। और तू तो बनाता है, जानते ही पेपर बनाने का तरीका होता है। आगे लिखो, किया जाता है। आगे लिखो, हमारे देश में, लिख लियो यहाँ तक ना। आगे लिखो, हमारे देश में योजना आयोग, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नीति आयोग। हमारे देश में योजना आयोग, ब्रैकेट में लिखो नीति आयोग, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की गई है। फिर उसके आगे लिखो डैश करके, जिसमें आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। जिसमें आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। उसके आगे लिखो, इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है। आगे लिखो, माना जाता है। आगे लिखो, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तो इसको नापेंगे कैसे, खाना खाएंगे तो वो है योजना आयोग इसको बता रही है। ठीक, क्या लिखे हो, 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। नीचे एक लाइन लिखो पैराग्राफ छोड़ करके, आगे लिखो, भारत में गरीबी की माप, अगली लाइन से, भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों का नाम जुड़ा है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर से सुन लो। भारत में गरीबी की माप के साथ
अनेक अर्थशास्त्रियों का नाम जुड़ा है। जितनी लाइन ये जितना तू लिखे हो आज, उसमें पहला प्रश्न है विकासशील देशों के संबंध में गरीबी का अनुमान किस वर्ष पहली बार लगाया गया? 1990 में। ये 1990 में अनुमान लगाया गया। उसके कितने आधार हैं? पहला भोजन, वस्त्र, मकान, 2 प्रश्न हो गया। तीसरा गरीबी को मापने के कितने मापदंड? 2, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष को मापने के कितने मापदंड? 2, निरपेक्ष का मात्र अकेला है एक। ठीक, नीचे आ जाओ। दुनिया में यूरोपीय कंट्री में गरीबी को मापा जाता है किस आधार पर? सापेक्ष। भारत में गरीबी को किस आधार पर मापा जाता है? निरपेक्ष। बात समझे? भारत में ग्रामीण स्तर के लिए कितनी कैलोरी डिसाइड की गई और शहर के लिए एक चीज, भारत में गरीबी का चार्ट किसके द्वारा जारी किया जाएगा? ठीक, नीति आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। बात समझे नहीं? ब्रैकेट इसलिए लिखवा दिए कि जो पेपर हो रहे हैं ना, आयोग लिख देता है अभी भी, योजना आयोग। और फिर वो कहेगा अगर ज्यादा इस विषय पर चर्चा करोगे तो कहेगा ये देखो बेवकूफ़ों की, वही बात कि बेवकूफ़ों की टोली यहाँ चली आई है। अरे भाई योजना आयोग है, चलो ठीक है, नीति आयोग हम नहीं लिखे, गलती है हमारी, लेकिन बात तो वही हुई। या कहो कि कुछ ज़्यादा समझदार लोग हों तो आगे लिखें योजना आयोग, फिर लिख दे नीति आयोग। बात समझे कि नहीं? आयोग तो है, उसके विशेषाधिकार में है कुछ लिखा। चलो अब एक लाइन लिखो इम्पोर्टेंट में, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। भारत में निर्धनता, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास, पहला आधिकारिक प्रयास जुलाई 1962, जुलाई 1962 में योजना आयोग द्वारा किया गया। ये प्रश्न 2 बार तोड़ करके पूछा गया है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? 1962 में। किसके द्वारा किया गया? योजना आयोग के द्वारा। काट काट के कई बार आयोग ने इसको पूछा। ठीक है, जैसे कि पूछता है भारत में राष्ट्रीय आय का चार्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सीएसओ के द्वारा। पहले था, अब नाम क्या है उसका? बस इतना अंतर हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मोदी जी ने इसे किया था ना 1951 नहीं अभी, ये तो हाँ, इसका गठन 1951 में हुआ, इसका गठन हुआ 2019। मोदी जी ने किया था ना, बदल दिया ना पूरा। उन्होंने कहा कि 2 विभाग थे ना बड़े और राष्ट्रीय आय में, एक NSSO था, है ना, NSSO, उसके बाद CSO, दोनों काम करते थे। दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया? इसका काम था क्या? सैंपल लाना, भाई नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मतलब था ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या नहीं तो क्या करेंगे? ऑफिस, कार्यालय कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नाम बदले गए हैं, काफी चीजों में नाम बदले गए, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्य बदल दिए गए। अब अंतिम लाइन क्या लिखे हो? सर जुलाई 1962 में योजना आयोग द्वारा किया गया था। किया गया, उसके ऊपर क्या लिखे हो? इसमें अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं। तो पहला लिखो दादा भाई नौरोजी। सर एक मिनट रुक जाइए। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी।
भारत देश का पहला लगाए थे ना अनुमान लगाने। क्या लिख रहे हो? दादा भाई नौरोजी नहीं जानते हो? दादा भाई नौरोजी, ठीक, दादा भाई नौरोजी। भारत देश में, पहले हेडिंग डालो, भारत देश में आर्थिक रूप से पहला अनुमान इनके द्वारा लगाया गया था। और जानते हो अनुमान लगाने के इनका कारण क्या रहा? एक किताब थी ना इनकी, कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, ये इनकी किताब रही दादा भाई नौरोजी की। भारत देश के पहले व्यक्ति रहे, पहले ऐसे महापुरुष हुए कि देश को आजाद कराने के लिए, देख भाई उस समय जितने भी बड़े बड़े लोग थे फ्रीडम फाइटर, वो एक बात चाहते थे, किसी तरीके से अंग्रेज जो हैं वो भारत छोड़कर चले जाएं। भाई सभी आदमी चाहेगा कि भाग जाएं यहाँ से, सभी प्रत्येक व्यक्तियों का एक हिसाब किताब रहा है। लेकिन दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी ध्यान दिया। बात समझे? ये पूछा जाता है ना कि ड्रैन जो इनकी थियरी थी, अरे ड्रैन पढ़े होगे, ड्रैन पूछा जाता है ड्रैन थियरी के जन्मदाता कौन थे, कौन इसने जन्म दिया? दादा भाई नौरोजी। ड्रैन का मतलब होता है दोहन भाई, इकोनॉमिकल ड्रैन, आर्थिक दोहन का सिद्धांत। हाँ, इनका एक था ना कि आर्थिक दोहन का सिद्धांत, यही तो है प्रिंसिपल ऑफ ड्रैन थियरी। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। इनका कहने का मतलब ये था कि भारत देश से अंग्रेज तो जाएंगे, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि कम से कम ये प्रयास करें कि ये जाएं तो, लेकिन जाने से पहले जो कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि जाने के पहले क्या कर रहे हैं, जितना हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको सब बर्बाद कर दे रहे हैं। सारा सामान लाद कर कहाँ पहुँचा रहे हैं? बंगाल। बंगाल से लद के कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन ना। यही समझ रहे हो कि नहीं? ये कंडीशन इनकी हो रही है। इसलिए देश की आज़ादी तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ देश की सुरक्षा भी अच्छी चीज़ है। पहले हमें देश की सुरक्षा करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है भारत देश का पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की बात कही थी? दादा भाई नौरोजी। और आज़ादी के साथ साथ आर्थिक रूप से भारत देश का दोहन हो रहा है, इस पर प्रकाश डालने वाले भी पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसका एक परिणाम ये रहा कि तुम जानते हो कि 1925 में ये जो अगस्त में काकोरी कांड हुआ था, पढ़े हो ना इतिहास में? काकोरी कांड हुआ था। 3 बोगी सोना लाद करके कहाँ जा रहा था? बंगाल। बंगाल से कहाँ चला जाता? इधर ब्रिटेन। लेकिन राजेंद्र प्रसाद, लहरिया जी, काफी लोग थे, रोशन, कई लोग थे उसमें। सारे लोगों ने क्या किया था? पूरी गाड़ी को उलट दिया। कहाँ पे? इसी गोमती नदी में, तो नदी है। उन्होंने कहा आज नहीं, हमको तो फांसी हो ही जाएगी, आज नहीं 100 साल बाद जब हमारा देश आज़ाद होगा तो खुदाई में मिलेगी, लेकिन अगर ब्रिटेन चली जाएगी तो क्या वापस आएगी? कभी नहीं। ऐसा हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ। एक आर्कियोलॉजी विभाग दिल्ली के लोग आए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2 थे, एक थे डीपी मुखर्जी, 3-4 लोग मिलकर के उसकी खुदाई कराए, सोना बरामद हुआ और सोने को ले जाकर संग्रहालय दिल्ली में रखा गया। अब बताओ अगर ब्रिटेन चला गया होता सोना वापस आता? काफी चीज तो गया है। हाँ, फांसी सबको हुई थी, फांसी कहाँ बचे थे बेचारे? फांसी उनकी तरह माथे उठा के देख लो, आदमी दबड़ता उतर गए थे। उसकी ट्रेन को रोकना ही अपराध था, लूटने की तो बात छोड़ दो। अंग्रेजों का एक रूल चलता था, रूल एंड रेगुलेशन, उनके द्वारा कही गई बात भारत देश के लिए एक नियम होगी। ये पढ़े नहीं तो 1919 में एक एक्ट आया था, कौन तो था? रौलट एक्ट। उसमें कहा गया, उसे कहा नहीं कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? मुंह बंद करने वाला एक्ट लाए हो, क्या कुछ बोले ही ना। उसमें नियम था कि कोई भारतीय ब्रिटिश के विषय में, ब्रिटिश सरकार के विषय में कुछ नहीं छापेगा, और ऐसा कोई छापेगा तो उसे सजा मिलेगी। मतलब अपनी बातों को तुम कहीं रख नहीं सकते थे। यही कारण हुआ कि रौलट एक्ट के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया गया, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद जेल गए 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक।
सबसे ज्यादा जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे? और लंबे लंबे समय तक। एक प्रश्न आता है, भारत देश की आज़ादी में सबसे सक्रिय व्यक्ति वह कौन था जो भारत देश की आज़ादी को नहीं देख सकता? बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था। मराठा था ना? भारतीय शांति का जनक। क्या करें? भारतीय शांति का अशांति का जनक वैलेंटाइन उसने कहा था, उस अंग्रेज ने कहा था, वैलेंटाइन का सिरोल। हाँ, उसने कहा भारत में अशांति का जनक है। वो कहता था कि ये आदमी एक ऐसा व्यक्ति है जहाँ पहुँच जाता है हमारा बनता काम बर्बाद कर देता है। जब मूर्ख आदमी यहाँ है जो हम काम कराना चाहते हैं, जा करके वहाँ मिट्टी का तेल छिड़क देगा कि हम आपके हैं, वो तुम्हारे कुछ नहीं है। इससे होता क्या, मूर्ख आदमी मारपीट के लिए जो मारने लगता है ना, सोचता नहीं आगे पीछे के लिए। 4 अंग्रेज मारे जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके यहाँ के 2 मारे जाएंगे कोई मतलब नहीं है। कभी देखते हो गाँव घर में कहते हैं निकाल लाओ लाठी, ये नहीं जानते निकाल लाओ लाठी के बाद क्या होगा? लाठी जब पड़ेगी तुम्हें पूछेगी कि तुम्हारी तरफ गिर रही किधर गिर रही है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लाठी चलते समय एक लाठी सभा बनी थी। तुम लाठी का नाम बता दे तुमको। एक प्रश्न आया था, सुनो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न आया था, लाठी सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? बाल गंगाधर तिलक की। हाँ, पूछा गया था। ये उल्टे सीधे प्रश्न ढूंढ लेता है आयोग, परेशान ना करो। और सर ये भी आता है गोरक्षा समिति बाल गंगाधर तिलक वाले 1882। ये तो कई बार पूछा गया है, लेकिन लाठी समिति हमने पढ़े पहली बार पूछा गया था कि लाठी सभा। मैंने पूछा था कि लाठी सभा किसने बनाई थी? मैंने कहा देखो लगा तो दिए थे हम लोग, अंदाज कहीं पढ़े नहीं थे लेकिन सही था। देखो उल्टी सीधी बात करने वाला ही कहेगा लाठी सभा बनाओ, या ये होते या भगत सिंह होते। भगत सिंह का ऑप्शन में नाम नहीं था। वो नौजवान सभा की बात करते थे कि नौजवान इकट्ठा होंगे तब युद्ध जीत आ जाएगा। पढ़े हो ना नौजवान सभा का संस्थापक? इतिहास नहीं पढ़ते हो क्या? नौजवान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? भगत सिंह के द्वारा। और लाठी सभा आयोग है, जो पूछ लेगा वो कहेगा कि हम सही हैं। ना डंडा समिति पूछ ले, डंडा समिति किसने बनाया था? चलो कुछ भी पूछ सकता है। आप क्या लिखे हो नहीं भूल जाएंगे। दादा भाई नौरोजी, नीचे एक पॉइंट लिखो। पॉइंट करके नहीं, वैसे पहले ऊपर दादा भाई नौरोजी। इसके बाद क्लास किसकी है? हिस्ट्री की है ना? और हिस्ट्री क्लास हिस्ट्री वाले कह रहे हैं सब क्या पढ़ते हो? पूछ लिया करो। देखो सर को इतना याद नहीं रहेगा, तुम लोग को पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए। ये सब उल्टे सीधे प्रश्न आते हैं उसमें। और भैया मेरे समझ में ना आए थे, प्रीवियस ईयर का पेपर मेंस का आता है, प्रीलिम्स का नहीं। एक प्रीलिम्स का आता है अलग, एक मेंस का आता है कि जो अभी तक हुआ है 2017-18 से हुआ था। 2017 तक मेंस का पेपर कैसे होता था? ऑप्शनल। पढ़े हो ना? अब हुआ है रिटेन ना। तो जब 2002 से लेके 2002 से शुरू हुआ है, 2002 से लेके 2017 तक ये पेपर जो 15 साल हुए हैं, तो प्रीलिम्स के मेंस के टिक मार्क होते थे। उसको खरीद लो, किताब वहाँ से ले लो दुकान से, फिर लगाओ, देखो कितने सवाल तुम्हारे सही होते हैं। एक प्रीलिम्स का पहले लगा लो, प्रीलिम्स का, उसके बाद दूसरा मेंस का। ये तो पढ़ोगे तब थोड़ा सा रीजनिंग पावर तेज होगी। ऐसे ऐसे कुछ शब्द दिए गए तो सुने नहीं होंगे कभी, समझे नहीं। चलो टाइम भी तुम्हारा हो गया है ना? सर आ जाएंगे। देखो बताए, सुन लो, ऐसे लिखो मत, बंद करो, अब ना लिखो। तुम लोग लिखते रहते हो हमारे यहाँ